दर्शकों कहते हैं जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। कोई किसी का दर्द ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है। दर्द तो सभी के होते हैं, लेकिन इन्हीं दर्द में कोई इस दर्द को देखकर बिखर जाता है तो कोई इन्हीं दर्द से संघर्ष करता है और संघर्ष से वो निखर जाता है। एक तरह से कहा जाए तो दर्द तो सभी के पास समान होते हैं, लेकिन अपने हौसलों के बल पर वो उड़ान भरते हैं और सफलता भी पाते हैं और संघर्ष भी करते हैं। इन्हीं दर्द और संघर्ष और हौसलों की कहानी भी लगातार बिहार अभियान अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाता है, बताता है और बहुत कुछ हमें सीखने, समझने और सुनने को भी मिलता है। इसलिए इंसान के अगर ज़िंदगी में अगर दर्द हो तो उस दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष और हौसला रखना चाहिए, क्योंकि उसी हौसलों के बलबूते आपको उड़ान भी भरनी पड़ती है जीवन में। इन्हीं उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार अभियान में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अपने महात्माओं के सुविचार से, और आज हमने जो विचार लिया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है हम सभी के लिए, आइए देखते हैं अगले सेगमेंट में आज के विचार। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। खास मेहमान से आपको हम रूबरू कराते हैं, और आज जो हमारे खास मेहमान हैं अपने जीवन में काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है, और सफलता क्या होती है हमें इनसे सीखने और देखने को मिलेगी आज के नवयुवकों को भी। तो मैं बता दूं कि हमारे आज खास कार्यक्रम में जो हमारे बीच मौजूद है मेहमान है बिहार सरकार में पदस्थापित हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं किशोर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर हमारे खास कार्यक्रम बिहार अभियान में आपका। जी धन्यवाद। किशोर कुमार जी, 32 साल आपके कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो चुका है बिहार प्रशासनिक विभाग में, ये 33वां साल चल रहा है, और जरूर जानना चाहेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग में आप 2022 से कार्यरत है। बिहार प्रशासनिक सेवा में आपका आना कब हुआ, जरूर चाहेंगे बताएं इसके बारे में। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम किशोर कुमार प्रसाद है और मैं 1 मार्च 1993 को इस सेवा में अपना योगदान सहरसा जिले से किया था, परीक्षामान उप समाहर्ता के रूप में। इसके पूर्व हम 1990 में पटना उच्च न्यायालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे। तो ये सहायक और प्लस बिहार प्रशासनिक सेवा दोनों जोड़ के मेरा 32 वर्ष पूरा है और 33वां साल अभी चल रहा है। जी तो सामान्य प्रशासन विभाग में अभी आप कार्यरत हैं, तो जरूर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि सामान्य प्रशासन विभाग सरकार का कितना महत्वपूर्ण अंग होता है, किस तरह के इसमें कामकाज किए जाते हैं, आपके इसमें किस तरह की जो जिम्मेवारी है वो निर्वहन कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, और आमतौर पर इस विभाग के जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग में बिहार प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा का ये पेरेंट विभाग है। उनके नौकरी से संबंधित सारी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग में ही होती है। उनका पदस्थापन, उनका प्रमोशन, उनकी अनुशासनिक कार्रवाई, उनका पेंशन से संबंधित मामला, प्लस और भी जो अन्य विभाग हैं उनको अगर किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो वो सामान्य प्रशासन विभाग से ही प्राप्त करते हैं। जी, यानी कि इसके सर्वा मुख्यमंत्री ही होते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधान सचिव इनके प्रधान हो गए। जी, अभी वर्तमान में डॉक्टर बी राजेंद्र सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव हैं। जी, और हमारे यहाँ अभी एक विशेष सचिव, एक अपर सचिव, 2 संयुक्त सचिव और 4 उप सचिव कार्यरत हैं। एक सवाल हमारा आपसे रहेगा, चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग में आप कार्यरत हैं 2022 से, तो बिहार प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपने कहाँ कहाँ योगदान दिया और कहाँ कहाँ योगदान देकर जो आपका सफ़र है सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुँचा, जरूर चाहेंगे बताएं इसके बारे में। जी, मैं ना
प्रथम पदस्थापन परीक्षमान उप समाहर्ता के रूप में 1 मार्च 1993 को सहरसा जिले में हुई। परीक्षमान अवधि पूर्ण करने के बाद मेरी सेवा ग्रामीण विकास विभाग को दे दी गई। उसके बाद मेरा पदस्थापन अगस्त 1994 में लोहरदगा, जो आजकल झारखंड में है, उस समय बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था, तो झारखंड के लोहरदगा जिले के किस्को ब्लॉक में मेरा प्रथम पदस्थापन हुआ था। मैं जब वहाँ गया तो उस शहर में एक भी व्यक्ति मेरे परिचित नहीं थे। अच्छा। और मैं पहली बार पदस्थापन होने के बाद पहुँचा। वहाँ पे मेरे जो प्रखंड क्षेत्र थे वो उस जिले का सबसे बड़ा उसका क्षेत्रफल था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ नॉर्थ बिहार में उतना क्षेत्रफल में 2-3 जिले हो सकते हैं, तो किस्को प्रखंड की लंबाई 110 किलोमीटर थी और उसकी जो चौड़ाई है 88 किलोमीटर थी, और आबादी सिर्फ 48,000 था उस समय, क्योंकि 95% आबादी आदिवासी समुदाय की थी और अधिकांश क्षेत्र जंगल से कवर्ड थे। लेकिन वहाँ पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, किस्को ब्लॉक में ही उत्पादन होता है। वहाँ 2 महत्वपूर्ण कंपनियाँ, हिंडाल्को और इंडाल का हेडक्वार्टर था। प्रथम पदस्थापन वहाँ हुआ। उसके बाद मैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में पदस्थापित रहा। घाघरा प्रखंड एक महत्वपूर्ण NH 2 पे अवस्थित था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उस समय के जो नेतरहाट स्कूल थे उसका लोकल मार्केटिंग घाघरा प्रखंड से ही होता था, जो वहाँ से 53 किलोमीटर दूर था। नेतरहाट उस समय, नेतरहाट का लोकेशन इस टाइप का था कि वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे उस समय जी, लेकिन उनकी दूरी 108 किलोमीटर थी नेतरहाट से। और अनुमंडल लातेहार उनका था, जो आजकल जिला हो चुका है अलग, और लातेहार अनुमंडल की दूरी नेतरहाट से 160 किलोमीटर था। तो जो निकटतम क्षेत्र थे जहाँ कुछ मिल सकता था, मार्केटिंग, सब्जी, खाद्य पदार्थ या अन्य जो ग्रोसरी से रिलेटेड सामान है, वो घाघरा से ही परचेजिंग हुआ करता था। तो सरकार का एक निर्देश था कि आप जो स्कूल से संबंधित जो भी प्रशासनिक सहयोग है वो घाघरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपलब्ध करा देंगे। तो मैं अक्सर नेतरहाट स्कूल जाया करता था। तो उसी दौरान हमें यह बहुत सुखद अनुभूति हुई कि नेतरहाट स्कूल का व्यवस्था कैसा है और वहाँ पढ़ाई कैसे होती है। तो मैं जा कर के देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हम लोगों का जो गुरुकुल सिस्टम था, जैसे वैदिक पीरियड में लोग जंगल में जा कर के अपने गुरुजन से शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी कंसेप्ट पर नेतरहाट स्कूल चल रहा था। एक प्रत्येक क्लास में 30 स्टूडेंट का नामांकन होता था और प्रत्येक स्टूडेंट प्रत्येक दिन एक दूसरे की थाली धोते थे। वहाँ कोई मतलब कि वेटर और इसकी व्यवस्था नहीं थी। 30 दिन 30 स्टूडेंट, एक आदमी एक दिन में 30 थाली धोएगा। 30वां दिन हर एक आदमी का रोटेशन आ जाता है। और वहाँ सबसे बड़ी खासियत थी कि कोई स्टडी रूम टाइप से कुछ नहीं है, जहाँ भोजन एक तो ज़मीन में पलथी मार के बैठ के ग्रहण करना है, और जहाँ भोजन करना है उसकी सफाई स्वयं करनी है, और वहीं पे आपको स्टडी भी करना है। स्टडी के लिए कोई अलग स्टडी रूम नहीं हुआ करता था। वहाँ 4 बजे सुबह में सभी स्टूडेंट को उठना अनिवार्य है। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करना अनिवार्य है। 7 बजे 7 से 7:30 के बीच नाश्ता मिल जाया करता है, और 8 से 2 बजे तक क्लासेस चलते थे। 2 बजे के बाद लोग लौट के आए, भोजन ग्रहण किए, थोड़ी देर विश्राम किए, फिर 4 से 6 फिजिकल एक्टिविटी, वो आउटडोर, इंडोर नहीं कि कैरम बोर्ड या कुछ और खेल रहे हैं, वो नहीं, आउटडोर गेम करना अनिवार्य है सभी स्टूडेंट के लिए। तो उसमें हॉकी था, फुटबॉल था, बैडमिंटन है,
लॉन टेनिस है या उससे कबड्डी है, खो खो है, तो एक मतलब सबों के लिए अनिवार्य है। और 6 से 8 के बीच में अपना सेल्फ स्टडी करना है और भोजन ग्रहण करके 8:30 तक सो जाना है। यही वहाँ की दिनचर्या थी। तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि एक तो थोड़ा जंगली इलाका था, कभी कभी सामान की बहुत असुविधा होती थी, कभी कभी बरसात के समय में 2-2 दिन कहीं ब्रेक डाउन हो गया तो लाइन ही नहीं है, तो उस ज़माने में केव ऑयल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन हम उसको बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य का निर्वहन किए और हमको वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जी किशोर जी, आपने बताया कि इससे पहले आप किशनगंज में कार्यरत हैं एज अ सेटलमेंट ऑफिसर राजस्व भूमि सुधार विभाग में, तो जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं कि वहाँ पर किस तरह की जो जिम्मेवारियाँ हैं आप करते थे, सर्वे का काम होता था, किस तरह की जो परेशानी वो आती थी, और सर्वे का काम को लेकर यहाँ पर जरूर चाहेंगे जो जानकारी है वो दें। सेटलमेंट ऑफिसर पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में ICS हुआ करते थे। बाद के समय में जो संबंधित जिला पदाधिकारी हैं वो पदेन सेटलमेंट ऑफिसर ही हुआ करते थे। लेकिन बिहार सरकार ने दिसंबर 2020 में एक निर्णय लिया कि सेटलमेंट ऑफिसर को जिला पदाधिकारी से अलग कर दिया जाए, इसलिए कि जिला पदाधिकारी को बहुत मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिल पाता है। तो बिहार प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सेटलमेंट का काम दिसंबर 2020 से शुरुआत हुआ। तो उसी के तहत मेरा पदस्थापन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपको ये हम बता दें कि बिहार में सर्वे का कार्य अंग्रेज़ों के समय में जो किया गया था उसके बाद अब तक नहीं हुआ। उसके कारण बहुत से भूमि विवाद हो जाया करते हैं। अगर सर्वे एक बार सही ढंग से हो गया तो भूमि विवाद का निपटारा हो जाएगा। उससे भी बड़ी बात है कि आज के ज़माने में उदाहरण के रूप में, जैसे मैं आप ही का उदाहरण देता हूँ, आपका भी कहीं घर होगा, हो सकता है कि आपके दादा परदादा या उसके पहले के पीढ़ी के नाम से आज भी खतियान चल रहा होगा। अगर आप ज़मीन, गांव में कहीं ज़मीन है, रसीद कटाते हैं, उन्हीं व्यक्ति के नाम से रसीद कट रहा होगा। लेकिन अगर सर्वे हो जाएगा, अभी नया खतियान बन जाएगा, तो आपके जितने मेंबर हैं उस सब के नाम से नया खतियान बन जाएगा, आपके नाम से रसीद कटना शुरू हो जाएगा। अगर आपके नाम से रसीद कट रहा है तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर आपको बैंक से कोई लोन लेना है, कोलेटरल के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। ज़मीन आपकी है, जो तो आप ही रहे हैं आज के दिन भी, उसका मालिकाना हक आपको है, लेकिन उसके लिए आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि मेरा ही ज़मीन है। लेकिन अगर रसीद कटने लग गया, आपके नाम से खतियान खुल गया, तो इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाई बंधु रहते हैं, खास करके कमज़ोर वर्ग के लोग, जिनके पास खेती की बहुत सीमित मात्रा में या नहीं के बराबर ज़मीन है, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं घर जरूर है, तो उस घर का ही रसीद उनके नाम से अगर कटने लगेगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए बिहार सरकार ने बहुत अच्छी पहल की और इस बार जो सर्वे का कार्य हो रहा है वो पूर्णतः डिजिटल हो रहा है। उसमें हवाई सर्वे किया गया, प्रत्येक प्लॉट का हवाई, एक उसके लिए स्पेशल टाइप का विमान बनाया गया, उसके पिंडी में इमेजिन कैमरा लगा हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे अगर उड़ गया ज़मीन के ऊपर, उसके लिए 9 विभाग से NOC लेना पड़ा बिहार सरकार, उसमें 3 वर्ष लग गए। लेकिन खैर संयोग से सब जगह से हो गया है, अभी कार्य चल रहा है। और पहले प्रकाशन हुआ, उसके बाद आपत्ति लिया जाएगा। सर्वे में है कि 1 से और 22 तक का फॉर्मेट है। फॉर्मेट 1 जो हुआ, एक अधिसूचना कि सर्वे ऑफिसर संबंधित जिले में अधिसूचना करके लोगों को बताते हैं कि अमुक गांव के अमुक अंचल के ये गांव का हम सर्वे करने जा रहे हैं, इसकी हम अधिसूचना कर रहे हैं जी। और फॉर्म 22 हो गया कि समापन, कि सर्वे जो सेटलमेंट ऑफिसर हैं वो जितना कार्य हो गए निपटारा, उसका समापन की घोषणा करते हैं फॉर्म 22 में,
कि मेरा जितना काम था सर्वे का अब हो गया, अब किसी को इससे संबंधित कोई आपत्ति है तो उसका निपटारा सिविल कोर्ट में किया जा सकता है। इस बीच 2 से 21 तक का जो फॉर्मेट है वो विभिन्न चरणों से गुजरना है। जैसे आप फॉर्म भरे, उसकी जांच हुई, प्रकाशन हुआ, आपत्ति लिए, आपत्ति के विरुद्ध में फिर से प्रकाशन हुआ, अगर सरकारी ज़मीन है तो उसका और रैयत के बीच अगर विवाद है तो उसका सुनवाई जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करते हैं। अगर रैयत और रैयत के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई कानून को करते हैं। ये दोनों पक्ष अगर अपना निर्णय दे दिए, उससे कोई पक्ष असंतुष्ट है तो उसके विरुद्ध में अपील बंदोबस्त पदाधिकारी सेटलमेंट ऑफिसर के यहाँ होता है। उनके यहाँ जो हेयरिंग हो गया वो जो फाइनल कर दिए, उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन हुआ और उसके बाद भी अगर किसी को कोई ग्रीवांस है, असंतुष्ट है, तो उसके लिए मतलब कि सिविल व्यवहार न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, वहाँ जाकर के अपना वो निपटारा कर सकते हैं। यही नटसेल में सर्वे का काम हुआ। जी किशोर जी, एक बड़ी जानकारी आपने दी बातों में कि अंग्रेजों के ज़माने में ही सर्वे का काम हुआ था और उसके बाद से अब बिहार सरकारी से शुरू कर रही है। तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि चूँकि अब जो नापी का काम होता है, ज़मीन नापी का जो भी काम होता है, लोगों को पहले किस तरह की दिक्कतें होती हैं, चूँकि अब सरकार ने एक नया फॉर्मेट लिया है डिजिटल रूप से, जो कि आप बता रहे हैं, किस तरह की वो मशीन होती है जिससे, और किस तरह की जो परेशानियों का अब सामना अब नहीं करना पड़ता है, और अभी ज़मीन सर्वे का जो काम चल रहा है वो उसका किस स्तर पर अभी चल रहा है, कहाँ कहाँ अभी ये हो रहे हैं, जरूर जानना चाहेंगे, बताएं। बिहार के अभी 20 जिले में सर्वे का कार्य विभिन्न अंचलों में प्रगति पर है जी। इन सभी जिलों में सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा विभिन्न चरणों में अभी जैसे कहीं हेडिंग हो रहा है, कहीं फॉर्म भरा रहा है, कहीं आपत्ति लिया जा रहा है, कहीं फॉर्म 6, 7, 8, 9, 10 ये सब का कार्यवाही चल रही है। और आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे कि इसमें कैसे हो रहा है और डिजिटली से क्या फ़ायदे हैं ज़मीन मापी। तो आप देखिएगा कि पहले जो है परंपरागत रूप से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में भी जरीब से मापी किया करते थे, जो लोहा का एक एंगल टाइप का बना रहता था और 100 जरीब लंबा, और उसको नापी करते थे अमीन के द्वारा। अब बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि यह जटिल मामला है, अब भूमि सबसे संवेदनशील मामला है, तो इसकी मापी अब मशीन से होती है। उस मशीन का नाम ETS मशीन है। वो जैसे यहाँ एक एंगल डंपी लेवल टाइप का रहता है, गाड़ दिए, एक वहाँ गाड़ दिए, ये दोनों के बीच की दूरी है वो वेब से मतलब कि जानकारी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे जरीब से अगर हम नापते थे या फीता से नापते थे तो उसमें 5% प्लस माइनस स्वीकृति थी, स्वीकार योग्य था। लेकिन इसमें जो है मशीन से अगर हम ETS मशीन से मापी करते हैं तो इसमें मैक्सिमम डिविएशन जो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ही हो सकता है। तो मान लेते हैं जरीब से इतना का जो फासला हुआ उसको भी हम सही मान रहे हैं, अभी के समय में यहाँ तक आ गए। तो कहीं कहीं तो होता है कि जो कमर्शियल ज़मीन है जहाँ व्यवसायिक उपयोग होता है तो 1-1 इंच का वैल्यू है और लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, नहीं तो फिर अनावश्यक रूप से कोर्ट में व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं और लंबे समय तक यह मुकदमा चलता है, सिविल मुकदमा। कभी कभी तो 30, 40, 50 वर्ष में भी निपटारा नहीं हो पाता है। तो अगर सर्वे का काम सफलतापूर्वक हो गया तो हम लोगों के और हमारे समाज का बहुत बड़ा जो है मतलब कि ये समाधान हो जाएगा भूमि से संबंधित, कम से कम भूमि विवाद से संबंधित। ये डिजिटली बन रहा है सर्वे इस बार, और ये लास्ट है, इसके बाद फिर सर्वे नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है कि सारा चीज़ डिजिटली स्टोर किया जा रहा है, संधारित किया जा रहा है। अब अगर सर्वे पूर्ण हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद किन्हीं को कोई ज़मीन बेचना और ख़रीदना है तो उसके लिए सरकार एक सर्वेयर नियुक्त करते हैं। वो खरीदने वाला बेचने वाला दोनों स्पॉट पर जाएंगे, उनका फ़ोटो खींचा जाएगा, कौन सा भूमि वो बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, उसकी पैमाइश की जाएगी और उसको डिजिटली पहले नक्शा काटा जाएगा। उसके बाद आपका निबंधन कार्यालय में जो होगा तो तत्काल हो जाएगा, मतलब नक्शा अपडेट होते रहेगा सब दिन। तो उसके बाद सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक।
आपने बताया था कि चूंकि सर्वे का काम काफ़ी लंबा चलता है और आपने जानकारी भी दी थी कि अंग्रेजों को तकरीबन 45 साल लग गए सर्वे का काम करने में। तो क्या लगता है कि जिस स्तर पर भी काम चल रहा है, मतलब बिहार सरकार जिस तरह सर्वे का काम कर रही है, मतलब कितना समय लग सकता है कि सर्वे का काम पूरा हो जाए? देखिए, अभी का समय टेक्नोलॉजी का समय हो गया है, तो एक एक चीज़ की बारीकी से उसका जो है परीक्षण टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात है कि जो काम हम बरसों फीता से नाप के एक एक ज़मीन का करते थे, वो काम अभी मिनटों और सेकंड में हो जा रहा है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हवाई सर्वे से इमेज ले लिया, उसमें छोटा से छोटा चीज़ जो है, कहीं मंदिर है, कहीं तालाब है, कहीं सड़क है, वो इमेज भी आ जाता है। उसको प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है, उसको प्रोसेस करके उसकी नक्शा निकालते हैं। वो नक्शा निकाल के हम लोग अभी एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अभी जो सर्वे का काम हो रहा है, वो जो डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियर हैं वो अमीन का काम कर रहे हैं, और डिप्लोमा होल्डर जो इंजीनियर हैं वो कानूनगो का काम कर रहे हैं, और जो ASO है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है, वो डिग्री होल्डर इंजीनियर है। तो सभी कोई पढ़े लिखे और क्वालिफाइड पर्सन है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो नक्शा की मापी करना, उनको देखना, लोगों को बताना, गांव में जाना, ये थोड़ा पहले से अब सुविधाजनक हो गया। गांव देहात में देखा जाता है कि सर्वे का काम होता है तो बहुत लोग में भ्रम की स्थिति हो जाती है। ज़रूर जानना चाहेंगे कि कागजात भी, मतलब कि सेटलमेंट ऑफिसर जब जाते हैं सर्वे के लिए तो कागजात भी मांगे जाते हैं। किस तरह के कागजात ज़रूरी होने चाहिए उस ज़मीन के लिए, सर्वे के लिए, और क्या लगता है अगर उसका संबंधित कागजात ना हो तो किस तरह की जो एक्शन है विभाग ले सकता है? और एक जानकारी भी जरूर चाहेंगे कि जरूर दें कि किस तरह के कागजात होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है अगर नहीं है या फिर कहीं खो गए हैं तो विकल्प के तौर पर वो क्या कर सकते हैं? विकल्प के तौर पर ये है उसमें कि सबसे पहले है कि सरकारी ज़मीन जो है उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के जितने विभाग हैं सबों को नोटिस करके उसके एक नोडल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं और उनसे उनके ज़मीन का ब्यौरा मांगा गया जी। और उसकी सतह पर जा करके, क्षेत्र में जा करके उसका मतलब कि परीक्षण किया जाता है। और जहाँ तक रैयत की बात है, निजी ज़मीन की बात है, तो आपको हासिल कैसे हुआ ज़मीन, इसकी मांग की जाती है जी। तो हासिल 3-4 प्रकार से होता है लोगों को ज़मीन, जैसे कि खतियान से है, एकदम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो बना आपके पूर्वज के नाम से, तो वो आपके पास होगा। अगर नहीं है तो उसकी सर्टिफाई कॉपी जिला अभिलेखागार से निकालते हैं लोग। उसके बाद ज़मीन खरीद बिक्री होता है, उसका एक डीड होता है, केवाला होता है। उसके बाद किसी को विल से प्राप्त होता है, उसके बाद किन्हीं को गिफ्ट से प्राप्त होता है। उसके बाद अगर ये सब भी नहीं है किन्हीं के पास, मान लेते हैं कि कहीं बाढ़ आ गई या आग लग गया, हर प्रकार का पेपर जल गया। जिला में भी अभिलेखागार है, वहाँ पर कहीं कहीं होता है कि अभिलेखागार में बहुत से नए ज़िले बने, तो पुराने ज़िला से रहकर नया ज़िला में ट्रांसफ़र हुआ। इस परिवहन के दौरान या काफ़ी 100-150 साल पुराना पेपर है, टर्न हो गया, उसको छुएंगे तो वो मतलब कि लगेगा कि जैसे फट गया, तो हिफाजत से ले जाना है। इस सब के बावजूद भी किन्हीं के पास अगर कोई ज़मीन नहीं है और रैयती ज़मीन है हमारे नक्शा में और दखल कब्जा उनका है और उसमें किन्हीं की आपत्ति नहीं है, तो आज के दिन में उनको उनके नाम से नया खतियान बन जाएगा। उसमें शर्त यही है कि जैसे गांव का आदमी किन्हीं की ज़मीन है, उसको जोत कर रहे हैं बरसों से और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दैट मीन्स कि वो निर्विवाद है, उन्हीं की ज़मीन है, दे दिया जाएगा उनको जी खतियान। यानी कि सुविधा है सरकार की भी तरफ से, बस थोड़ा सा जागरूक और जानकारी होने की आवश्यकता है। इसमें हमको सबसे थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का भी लगता है कि गांव के जो भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं इस मामला में, लेकिन जो पढ़े लिखे और शहर में चले गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं और उनका दूसरी तीसरी पीढ़ी है अभी, उनके पास अपने ज़मीन का न तो कोई कागजात है, न जानकारी है और न ही अवेयरनेस है।
उनको अगर कहा जाए कि आप गांव चलिए, अपना सभी ज़मीन हमको दिखाइए, कहाँ कहाँ आपका ज़मीन है, तो शायद बहुत आदमी अपनी ही ज़मीन लोकेट भी नहीं कर पाएंगे, दिखा भी नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के, लेकिन ये अब करीब 2-2.5 साल से अभी लगातार हो रहा है सर्वे का काम, तो लोगों में बहुत अवेयरनेस आया है। सरकार प्रचार प्रसार भी करती है, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और गांव में जा कर के जैसे कि लाउड स्पीकर हुआ या अमीन हुआ, उसका हर कैंप में जा कर के, तो लगभग लोगों को अब जानकारी है, जहां हो रही है सर्वे वहाँ लोगों को अच्छी तरह जानकारी हो गई। ब्यूरोक्रेसी के सर्विस में सामाजिक रूप से लोगों को समझते हुए आपने कई दफ़ा लोगों की मदद भी की है। जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं कुछ उदाहरण देकर। और सबसे अहम बड़ी बात यह कि ब्यूरोक्रेसी के जो भी लोग हैं सामाजिक रूप से अगर लोगों के साथ जुड़ जाएं तो लोगों की कितनी बड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि अमूमन बहुत ही कम दिखा जाता है, जैसी आपकी सोच है। इस संबंध में मेरा मानना ये है कि अगर आपका सोच सकारात्मक है, सही मायने में लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो कम से कम वैसे व्यक्ति को ज़रूर मदद करना चाहिए जिनको जानकारी का अभाव है, जो अपने राइट को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण अपनी प्रथम पदस्थापन के संबंध में आपको बताना चाह रहे हैं। मेरा प्रथम पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी किस्को के रूप में अगस्त 1994 में हुआ था। तो हमको बहुत आश्चर्य लगा कि एक सज्जन थे, वो आदिवासी समुदाय के थे, 1977 में वो सेवानिवृत्त हो गए थे ना, उनका पेंशन फिक्स नहीं हुआ था। तो इस टाइप के लगभग 12 व्यक्ति का मैंने पेंशन फिक्स कराया 1994-95 में। तो एक तो ये अब ऐसा नहीं है कि उनके पास और कोई आदमी एफर्ट नहीं लिए, काम नहीं किए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि करना क्या है, उनको कौन कौन पेपर की आवश्यकता है, जिससे कि अब जैसे कि किसी को मान लेते हैं पेंशन फिक्स कराना है, तो कहाँ कहाँ पदस्थापित रहे उसकी जानकारी लेनी है, उनका कहाँ कहाँ कटौती हुआ जीपीएफ का उसकी जानकारी लेनी है, उनके कितने फैमिली मेम्बर हैं उसका जॉइंट फोटोग्राफ लेना है, उनके कितना उम्र है और क्या क्या करते हैं वो सब। तो ये सब अगर आप बता देते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि लोग कहें कि आपका पेंशन पत्र अधूरा है, पूरा भर के लाइए, और सही से उनको बता नहीं सके, तो वो तो फिर ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। ऐसे ही मैंने सामाजिक रूप से कम अपने सर्विस में, अपने सर्विस पीरियड जो मेरा हुआ उसमें लगभग हम 35 से 40 व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलवाए हैं, जो बहुत वर्षों से लंबित था जी। वो भी बहुत जटिल प्रक्रिया है, पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है, लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। अभी सामान्य प्रशासन की बात हम कर रहे हैं। एक सज्जन थे, मृणाल क्रांति नाम है, उनके पिताजी मिसिंग हो गए थे, लापता हो गए थे। नियम है कि 7 साल के बाद उनको नौकरी देनी है मृत घोषित करके, लेकिन वो 1994 में लापता हुए। 2022 में अभी मैं अपने पदस्थापन पीरियड में उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी का लाभ दिया। तो समझिए कितना 28 साल के गैपिंग में, तो उस आदमी को कितना सेटिस्फेक्शन हुआ होगा, सोचिए। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किशोर कुमार जी आपकी, कि आपने ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए अपना फ़ायदा ना देखते हुए लंबित मामलों को जितना जल्दी हो सके आपने निपटाने का काम किया। ये बड़ी जिम्मेवारी आपने निर्वहन किया है, और तमाम लोगों को भी कितने जो सुखद अनुभव है वो महसूस किए होंगे, ये कल्पना से भी परे है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि रोज़ाना आपके दिनचर्या की बात करो तो काफ़ी हैट्रिक शेड्यूल आपका रहता होगा, ड्यूटी, उसके बाद शाम तक आप छूटते होंगे, लेकिन उसके पहले हेल्थ को लेकर आप काफ़ी सजग रहते हैं, गंभीर रहते हैं। आपने बताया था कि आप सुबह में टहलने भी जाते हैं, योगा भी करते हैं। जरूर चाहेंगे अपने दिनचर्या के बारे में जरूर बताएं, कैसे हेल्दी और फिट आप अपने आप को रखने के लिए क्या कुछ रोज़ाना करते हैं। देखिए, हेल्थ के प्रति तो लोगों में अवेयरनेस आया है, खास करके इसके 2 बहुत मुख्य कारक हम मान सकते हैं अपने समाज के लिए। सबसे प्रथम कारक तो जो अभी 2-3 वर्ष पहले जो कोरोना का आया, और जो लोगों ने विभत्स रूप देखा और जो फेस किया, तो इसमें अच्छे बुरे और धनी गरीब का सभी मिट गया।
और लोगों को एहसास करा दिया कि सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है। और दूसरी बात है कि जो विगत लगभग 20-25 साल से, जब से हमारे समाज में बाबा रामदेव प्रकट हुए हैं और उनके बारे में लोगों ने जाना है, तो योगा के प्रति और हेल्थ के प्रति लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आया है जी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जो ये धारणा थी पहले कि चलो भाई बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर है, दवाई है, कुछ भी हम ठीक हो जाएंगे, ठीक करा लेंगे। लेकिन इस संबंध में हम एक छोटा सा उदाहरण आपसे देना चाहते हैं। जो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, उनकी मृत्यु दुर्भाग्यवश 55-56 वर्ष में हो गई और मरते समय जो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, जो बहुत सा वायरल हुआ सोशल मीडिया में, उसको मैंने भी पढ़ा था। उनका सोचना था अंत समय में, एक्चुअली हम बहुत स्ट्रीट बॉय थे, वो पढ़े लिखे बहुत नहीं थे, लेकिन एप्पल कंपनी तक वो पहुँचे, उसके मालिक बने, दुनिया के अमीरतम व्यक्ति में जो है वो गिनती हुआ जी। लेकिन उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि हम काम के सिलसिले में, वेल्थ के चक्कर में अपना हेल्थ नहीं देख सके जी, उसका हमको खामियां। तो वो अपील किए थे लोगों को कि भाई काम आप कुछ भी करें, लेकिन आपको हेल्थ के प्रति सजग रहना है। तो हम भी जो है प्रत्येक दिन सुबह में अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से डेली 1 घंटा टहलते हैं, 1 से 1.5 घंटा योगा करते हैं और उसके बाद ही हम कहीं निकलते हैं। अगर कहीं सुबह जल्दी जाना है कहीं, जैसे आज ही आपके स्टूडियो में आना था, तो मैं 3-3:30 बजे उठ करके सारा कर्म करके तब मैं आया जी। बिल्कुल, और हम उम्मीद और कामना भी करते हैं कि आप इसी तरह हेल्दी रहें, रोज़ाना योग करते रहें और वीरो किट्स के माध्यम से लगातार लोगों की मदद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका किशोर कुमार जी, धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत लिखकर जरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया है वो बताएं और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director dd के patna@gmail.com।